नमस्कार, समृद्धि की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आशु दत्त। हमने काफ़ी बात की स्टॉक मार्केट के बारे में, आप कैसे ट्रेडिंग अकाउंट्स खोल सकते हैं, मार्जिन क्या हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या है, मगर ये मार्केट चलता कैसे है। तो इसके चलने के लिए तीन जो हैं स्टूल में जैसे हैंड होते हैं, तीन हैंड हैं। पहली चीज़ ये है कि ट्रेडिंग, फिर क्लियरिंग और सेटलमेंट। तो आज हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी दो तीन और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे शॉर्ट सेलिंग हो गई, आपकी पोजीशन लिमिट क्या है, मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पहले एपिसोड में तो हमने विस्तार में उस पर बात की थी। हमारे साथ सब एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं। शशि कुमार जी हैं हमारे साथ, सेबी में हैं, अमित बोपटे जी हैं NSE से, राकेश जैन जी फ्रंटलाइन से, और डॉक्टर नरेश महेश्वरी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लियरिंग का क्या तात्पर्य है। तो शशि जी, अगर आप बता सकें, जब हम कहते हैं क्लियरिंग, बैंकिंग में तो हम फिर भी सोचते हैं क्लियरिंग का मतलब है चेक क्लियरिंग में गया हुआ है, क्लियर हो गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है और ये क्लियरिंग कहाँ पर हो रही है? आशु जी, जब सौदे इन्वेस्टर्स के डालते हैं टर्मिनल पे, ब्रोकर जो एग्जीक्यूट करती है वो पूरा रिकॉर्ड हो जाती है एक्सचेंज पे। सो एक्सचेंज पे जो हर ब्रोकर की ट्रेड्स है वो सब जो टुगेदर नेट करके जो ऑब्लिगेशन स्टेटमेंट जो डिटरमाइन करते हैं उसे क्लियरिंग बोलते हैं। सो जितने शेयर्स खरीदे हैं, बेचे हैं, हर स्क्रिप्ट वाइज कितना उनको आइदर पे इन करना है उसका कैलकुलेशन करके वो क्लियरिंग करते हैं। और जो सेटलमेंट होती है, हाउ मेनी शेयर्स पे इन करना है, और एक्सचेंज का हर ब्रोकर का जो डिटर्मिनेशन होता है अकॉर्डिंगली एक नियमित समय है। जो कैश मार्केट को ले तो T+2 होती है। तो 11 बजे सुबह ऑन द सेकेंड डे आफ्टर जो ट्रेड किया है उस टाइम पे जितने भी ऑब्लिगेशंस है वो क्लियरिंग में देना है। फिर एक्सचेंज देखती है कि जो खरीदे हैं उतने शेयर्स आए हैं कि नहीं, शॉर्टेज है तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है जो ऑक्शन की होती है, वो डिटरमाइन करते हैं। जो शेयर्स है उनका नेट लेके उसके बाद पे आउट करते हैं। जब पे आउट करके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से ब्रोकर के पास जाती है और उसके बाद ब्रोकर 24 घंटे के अंदर निवेशक को देना पड़ता है। तो कैश मार्केट में जो है ये T+2 रोलिंग सेटलमेंट होती है। जो आज इन्वेस्टर ने खरीदा है शेयर्स, वो शेयर्स उनको 2 दिन के बाद मिलती है। जो शेयर्स बेचे हैं उनका पैसा 2 दिन के बाद T+2 पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ब्रोकर को देती है और ब्रोकर उसके बाद विदिन 24 आवर्स क्लाइंट को देनी है। अमित जी, जब हम क्लियरिंग की बात करते हैं और अगर थोड़ी बैंक के साथ तुलना की जाए तो वहाँ पर तो एक चेक क्लियर हो रहा है, मगर यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर मैं जनरल टर्म्स में पूछूँ, एक तो स्टॉक या सिक्योरिटी, एक दूसरा पैसा। ये क्लियरिंग कहाँ पर हो रही है और कैसे हो रही है? मतलब कोई बैठ के फिजिकली गिन रहा है या कंप्यूटर अपने आप देखे जा रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, जैसा शशि जी ने कहा कि जो भी सौदे या ट्रेड्स एक्सचेंज पे हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन आता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करके एक एंटिटी है। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑब्लिगेशंस डिटरमिन करता है, वो जो ट्रेड्स आए हैं एक्सचेंज से उनके बेसिस पे, और ये डिटरमिन करता है कि कौन से मेंबर को पैसा देना है या सिक्योरिटी देना है और कौन से मेंबर को पैसा मिलना है या सिक्योरिटी मिलनी है। जब ये डिटरमिन हो जाता है तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो बैंक्स और डिपॉजिटरीज जो है इनके साथ इंटरफेस करती है और इनके मदद से शेयर्स का ट्रांसफ़र करती है। जो मेंबर से लेना उनसे लेती है और जिनको देना उनको दे देती है। सिमिलरली जिनको पैसा जिनसे आना है उनसे पैसा देती है और जिनको पैसा मिलना है उनको पैसा दे देती है। तो एक्सचेंज का काम सिर्फ ये है कि जो दो ब्रोकर्स हैं, जिसको पैसे देने उसको पैसे दें, जिसको शेयर्स देने उसको शेयर दें, मगर आप सीधा जो बायर सेलर है उसके साथ नहीं डील कर रहे हैं, आप सिर्फ ब्रोकर के साथ डील कर रहे हैं, मेंबर्स के साथ डील करते हैं, जो आपके ट्रेडिंग मेंबर्स जिनको आप कहते हैं। राकेश जी, हम हमेशा ये टर्म बार बार सुनते हैं T+2। पहले ये T क्या चीज़ है और ये +2 क्यों है और क्या चीज़ है? ये T जो है ये ट्रांजैक्शन डेट है। तो जिस तारीख को ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो परचेज की हो या सेल की हो, तो दैट इज कॉल्ड T। +2 का मतलब है कि ट्रांजैक्शन दिन के 2 दिन बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल होगी। तो ये 2 वर्किंग डेज होते हैं, क्योंकि कभी-कभी बीच में सैटरडे संडे। जी, तो ये 2 वर्किंग डेज होते हैं। कभी-कभी हमने ये नोटिस किया है कि अगर आप ब्रोकर को फ़ोन करें, बोले हमारे पास 70,000 पड़े हुए हैं या 80,000 पड़े हुए हैं, वो कैसे होता है? ब्रोकर पैसे रखते हैं या हर टाइम उनको क्लियर करके वापस करना पड़ता है? एज पर द रेगुलेशन ब्रोकर को हर बार सेटल करने की ज़रूरत है अगर
क्लाइंट ने उन्हें इंस्ट्रक्शन या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नहीं दी है कि जब तक मैं पैसे ना मांगूं आप मुझे मत दीजिए। और क्या अमूमन सब वो लिख के दे देते हैं? हाँ जी, अगर वो लिख के दे देता है तो देन ब्रोकर वो पैसा रख सकता है। उसका रीज़न ये होता है कि क्लाइंट जो है आज बेचता है बट कल खरीद लेता है, तो अगर वो बार बार हम चेक ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्लाइंट को भी बहुत दिक्कत होती है, उसे बार बार चेक देना पड़ता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो परमिशन दे देता है। लेकिन उसमें भी अब एक सेबी का रूल है कि विद इन 3 मंथ्स एवरी क्वार्टर हमें सारे क्लाइंट्स का अकाउंट एक बार नील करना पड़ता है। तो पहले आप वापस कर देंगे, फिर वो फिर से डाल पैसे देगा जी, मगर वापस भेजना 3 महीने में अनिवार्य है। एवरी क्वार्टर हमें ये करना है जी। नरेश जी, एक टर्म हम फिर और भी सुनते हैं कि रोलिंग है, सेटलमेंट रोलिंग है। अगर नरेश जी आप इस पर थोड़ा सा बता सकें कि ये रोलिंग क्या चीज़ है? देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पहले जाना पड़ेगा। पहले हमारा एक फ़िक्स पीरियड होता था, अभी पहले 15 दिन 20 दिन या 1 महीने तक का भी पीरियड होता था कि उस पीरियड की जितने भी ट्रेड हैं उनको मल्टीलेटरल क्लियरिंग करते थे। क्लियरिंग का मतलब जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया कि उनको एक नेट पोजीशन निकाल लेते थे उस पीरियड की। जब रोलिंग की बात हुई तो रोलिंग का कंसेप्ट है कि रोलिंग मीन्स वो हर दिन एक नई सेटलमेंट चालू हो जाएगी। पहले वो 15 दिन की एक थी, 20 दिन की थी, कम होते हुए 7 दिन की हो गई। अब रोलिंग मीन्स डेली एक सेटलमेंट खत्म हो जाएगी, एक नई चालू हो जाएगी। इट मीन्स अगर मंडे है आज है, जैसे टी आज है, तो मंडे की जो सेटलमेंट है वो मंडे की ही है। रोलिंग मीन्स ट्यूसडे को एक नई सेटलमेंट चालू होगी, वेडनेसडे को एक नई सेटलमेंट चालू होगी। तो रोलिंग मीन्स कि डेली बेसिस पे एक नई सेटलमेंट चालू हो रही है जिसका पिछली सेटलमेंट से कोई हिसाब नहीं है। हर सेटलमेंट इंडिपेंडेंटली ही सेटल्ड एंड क्लियर्ड करनी है, इसलिए हम उसको रोलिंग बोलते हैं कि पुरानी सेटल होती जा रही है और नई जुड़ती जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की होती थी एक सेटलमेंट साइकिल जो 5 दिन की हो सकती थी, तो मंडे टू फ्राइडे जो भी ट्रांजैक्शंस मंडे टू फ्राइडे हुए हैं वो पूरा नेट करके फिर सेटल करते थे। एनएसई की थी कि ट्यूसडे से लेके नेक्स्ट मंडे तक। सेबी ने फिर डिसाइड हुआ कि इट शुड बी रोलिंग इन द सेंस हर दिन का सेटलमेंट वो 2 दिन के बाद सेटल होना चाहिए। दैट इज वेयर अभी T+2 बोल रहे हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है दोस्त, इसीलिए छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नियमित रूप से सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। शेयर बाजार में निवेश करने के क्या क्या रिस्क होते हैं? रिस्क ऑफ न्यूज अनाउंसमेंट्स, ये इसका क्या इम्पैक्ट होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? रिस्क ऑफ लोअर लिक्विडिटी क्या होता है? वोलेटिलिटी रिस्क वो क्या होती है? समृद्धि की पाठशाला में हमारे साथ रहिएगा शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी नेशनल पर। Issued in the interest of investors by NSE. हम सदस्य आर्थिक बाजार के करते कारोबार। एनमी हमें बताए करना पूंजी का व्यापार। क्या पूंजी बाजार नियोजन हमें सिखाती एनमी। शहरों गांव हर एक जगह पर राह दिखाती एनमी। एनमी एनमी ANMI। एक सवाल ये पूछना चाहता था कि कभी कभी ये होता है कि सेटलमेंट आ गई, शायद ब्रोकर से गलती हो गई, शायद हमसे गलती हो गई, या ये भी हो सकता है कि शेयर थे ही नहीं, डिपॉजिटरी में नहीं देखे, तो राकेश जी ये एक ऑक्शन हो जाती है उसमें। तो ऑक्शन किसकी हो रही है और कहाँ हो रही है? कोई जगह है जहाँ पर लोग खड़े होकर कहते हैं जी मैं देता हूँ शेयर, कि ये ऑक्शन भी जो है ऑटोमेटेड ही है और जिनके पास शेयर हैं वो उनका अगर उनको देना हो तो दे दें? और किस प्राइस पे ये ऑक्शन होना शुरू हो जाती है? ये जो ऑक्शन है इसका भी एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है। इसका एक टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है। मार्केट बंद होने के बाद ऑक्शन की मार्केट खुलती है और उस ऑक्शन मार्केट में जैसे बिड्स हम नॉर्मल परचेज एंड सेल की डालते हैं उसी हिसाब से हम ऑक्शन की बिड्स डाल सकते हैं। एंड ऑक्शन की बिड्स के बेस पे
प्राइस सेटल होती है। अगर बाय एनी चांस ऑक्शन में कोई माल नहीं आता तो एक्सचेंज ने अपना रूल बनाया हुआ है कि वो 20% मार्कअप करके लास्ट ट्रेडेड प्राइस से उस प्राइस पे सेटल कर देते हैं ट्रांजेक्शन। तो ये तो हमारी बात होगी कैश मार्केट पे। शशि, अगर जो डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इनकी जो क्लियरिंग और सेटलमेंट है ये भी कैश मार्केट जैसी होती हैं या इनका कोई अलग सिस्टम है? इसमें कैश मार्केट में हम लोग बोल रहे थे कि T+2, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है कि इट इज़ एवरी डे एंड देयरफॉर नेक्स्ट सेटलमेंट इज T+1 पे चलती है। तो जो पूरे ओपन पोजीशन है उसको एंड ऑफ द डे मार्क टू मार्केट करते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट होने की पहले, दैट इज आज शाम तक जितने भी प्राइसेस है उस पे पोजीशंस को वैल्यू करके लॉस जिसने किया है उसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को पैसा देना है या इन्वेस्टर को, ब्रोकर को देना है, और जिसने प्रॉफिट दिया अर्न किया है उसको T+1 पे वो पैसा मिल जाता है। जी, तो जहाँ तक डेरिवेटिव्स का सवाल है नरेश जी, जब हम खरीद रहे हैं, बेच कर रहे हैं, तो इसमें T+2 या रोलिंग का कोई लेना देना नहीं है या है? अगर आप एक मिसाल के साथ बता सकें कैसे होता है। देखिए, आप एक शेयर की हम बात करते हैं, आज मंडे है तो मुझे वेडनेसडे को क्लियरिंग हाउस को पैसा देना है, मीन्स ब्रोकर को। तो ब्रोकर को इन्वेस्टर को पहले उससे पहले पैसा देना है। तो इन्वेस्टर को ऐसा कोशिश करनी है कि उसको वेडनेसडे से पहले पैसा मिल जाए। ये हमारा कंसेप्ट कैश मार्केट है। अगर मैं यही शेयर्स फ्यूचर पे लेता हूँ तो मैंने पहले अपफ्रंट मार्जिन दे दिया, उसमें मुझे कोई सेटल करने की ज़रूरत नहीं है, खाली मुझे अपफ्रंट मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। उस समय मुझे शेयर्स देखना है, शेयर्स की अगर प्राइस सपोज 400 रुपये थी और आज शाम को भी 400 रुपये ही है तो मुझे कोई फर्दर पेमेंट करने की दरकार नहीं है। लेकिन अगर वो 400 की जगह 410 रुपये हो जाता है तो मुझे 10 रुपये और उल्टे मिलेंगे जो कि अगले दिन सुबह मुझे मिल जाएंगे। मुझे मिलने का मतलब मेरे ब्रोकर्स को मिल जाएंगे, और अगर मैं रनिंग अकाउंट रख रहा हूँ तो रनिंग अकाउंट रहेगा, अदरवाइज वो फंड्स मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर वो लॉस होता है शाम को, लॉस का मतलब है बिकॉज उसने सौदा अपना काटा नहीं है, सौदा उसका भी स्टैंड कर रहा है। लेकिन यहाँ लॉस और प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्लोजिंग प्राइस से करते हैं कि जो लास्ट ट्रेड होता है आधा घंटे का उसकी एवरेज प्राइस को हम क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। उसके बेसिस पे हम निकाल लेते हैं कि उसकी क्या प्राइस है। जैसे हमारे एग्जांपल में अगर हमने 400 रुपये में खरीदा और 390 रुपये में क्लोजिंग प्राइस थी तो मुझे 10 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि सुबह T+1 पे मतलब ट्यूसडे को मॉर्निंग पे मुझे क्लियरिंग हाउस में वो पैसा भिजवाना पड़ेगा। जी, कभी कभी ये होता है कि हम एक ऑप्शन खरीदते हैं और भूल जाते हैं, या जैसे हमने जून या जुलाई का फ्यूचर खरीदा, भूल गए, हमने बाय कर लिया, मगर तो जब वो डेट, एक सेटलमेंट डेट आती है उसकी, राकेश जी क्या होता है उस दिन पे? अगर मैं भूल गया ऑप्शन, मैंने खरीदा और मैंने 5 रुपये का ऑप्शन खरीदा, अभी 10 रुपये का है, मगर मैं बेचना भूल गया, तो जिस सेटलमेंट डे पे क्या होता है? और अगर फ्यूचर्स भी मैंने खरीदा और बेचना भूल गया, क्या होता है उसमें? जो सेटलमेंट डेरिवेटिव्स का है वो फ्यूचर या ऑप्शंस की डेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की सेटलमेंट डेट होती है वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है। आज हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं, हम करंट मंथ का ले सकते हैं, नेक्स्ट मंथ का ले सकते हैं, या उसके नेक्स्ट मंथ का ले सकते हैं, या उसके बाद का ले सकते हैं। तो अगर मैं भूल जाता हूँ तो ऑन द डेट, जिस पर डेट को हमने की टारगेट का हमने बाय या सेल किया है, उस डेट को वो ऑटोमेटिकली उस प्राइस पे सेटल हो जाता है, और उसका डिफरेंस हमको मिल जाता है और वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। तो उसमें हमें कोई सेल या कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली लास्ट डे पे क्लियर कर देता है। मतलब जीरो नहीं हो जाता, अगर वो प्राइस का डिफरेंस है तो आपको वो डिफरेंस मिलता है। हाँ जी, वो मिलता है। Issued in the interest of investors by NSE. हम सदस्य आर्थिक बाजार के करते कारोबार, एनमी हमें बताए करना पूंजी का व्यापार। आर्थिक नीति क्या कहती है ये समझाती हर एक निवेशक के सुख दुख में साथ निभाती एक महीने में
5 किलो। इम्पॉसिबल। देखते हैं। ये क्या कर रहे हो? जल्दी वजन घटाने का ये मेरा सुपरहिट फॉर्मूला है। आज क्यों नहीं आया? ये कैसे? अच्छी सेहत पानी है तो निरंतर एक्सरसाइज करो और अच्छे रिटर्न्स के लिए निरंतर निवेश करो। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। आप 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए तो आपका रिस्क नहीं के बराबर रहेगा। आइडिया यही है कि इन्वेस्टर जो हो उसके सोचने के लिए थोड़ा टाइम मिले। शेयर मार्केट ने हिस्टोरिकली इन्वेस्टर्स को बड़े अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। प्राइस वेरिएशन के हिसाब से कैसे परफॉर्म कर रहा है, यही तो वोलेटिलिटी। समृद्धि की पाठशाला में हमारे साथ रहिएगा शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी नेशनल पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. एक कॉन्सेप्ट और भी होता है, आप हमेशा सुनेंगे पोजीशन लिमिट आ गई है, पोजीशन लिमिट इस चीज़ की आ गई है, पोजीशन लिमिट उस चीज़ की आ गई है। शशि, ये पोजीशन लिमिट क्या है? मतलब किस पोजीशन पे लिमिट लग रही है? आशु जी, पोजीशन लिमिट जो होती है ये डेरिवेटिव मार्केट में होती है। जो स्टॉक है उसका कॉन्ट्रैक्ट्स कितना ओपन हो सकते हैं ओवरऑल मार्केट में, ठीक, उसको पोजीशन लिमिट बोलते हैं। जो सेबी ने फॉर्मूला बताई है, जो हर स्टॉक की जो फ्लोटिंग स्टॉक है जो रेडिली अवेलेबल है उसका एक 20% रखा है, उतने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट वाइड ओपन हो सकते हैं। वही लिमिट को फिर नीचे ब्रोकर कितना ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली क्लाइंट का कितना पोजीशन हो सकता है वो स्पेसिफाई हुआ है, ताकि द कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट देयर। तो एक उदाहरण मैं लेना चाहता हूँ। अगर किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, आप कह रहे हैं कि उसमें पोजीशन लिमिट 20% हो सकती है, तो जो 20% है, कोई खरीद रहे हैं, कोई बेच रहे हैं, तो खरीदने बेचने को मिला के 20% होती है या एक साइड पे ही 20% हो सकती है? अभी जो नॉर्म्स स्पेसिफाई किया है वो अकॉर्डिंगली ग्रॉस ओपन पोजीशन बोलते हैं। तो जो भी है परचेज साइड पे और सेल साइड पे दोनों को मिला क्लाइंट का नेट होता है, लेकिन ब्रोकर का ऐड होके ग्रॉस लिमिट होता है। जी। तो अमित जी, ये जो हम लिमिट लगाते हैं इसमें पोजीशन लिमिट्स में, ये सिर्फ ब्रोकर को अप्लाई करती है? मतलब जैसे इन्होंने कहा 20%, शशि जी ने कहा पूरे मार्केट के लिए होती है, ईच ब्रोकर को फिर कितनी लिमिट अप्लाई करती है? और फिर मैं ब्रोकर से पूछूंगा कि वो कितनी लिमिट अप्लाई करते हैं क्लाइंट्स को? नहीं, सेबी ने ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि मेंबर लेवल पे कितनी लिमिट लगाई जाए और क्लाइंट लेवल पे कितनी लिमिट लगाई जाए। तो दोनों लेवल्स पे एक निवेशक के लिए भी एक लिमिट है और ओवरऑल मेंबर जो बहुत सारे निवेशक के लिए ट्रेड कर रहा है उसके लेवल पे भी एक लिमिट है। जी। तो उदाहरण के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 20% की लिमिट है खरीदने वाले और बेचने वालों की, आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई भी ब्रोकर 1% से ज़्यादा ना ले, इस किस्म का एक रेगुलेशन होगा उस 20% में से भी? कोई भी मेंबर एक पर्टिकुलर निवेशक के लिए कोई 1% से ज़्यादा ना ले, ऐसी एक लिमिट है जो हर एक निवेशक के लिए भी लगाई गई। शशि, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई ब्रोकर तो रिटेल डील करते हैं तो उनके पास बहुत कस्टमर होते हैं, मगर कोई के बड़े संस्थागत निवेशक हों और शायद वो किसी चीज़ में पोजीशन लेना चाहें, तो ये कैसे आप बैलेंस करते हैं कि या संस्थागत निवेशकों के लिए रूल अलग है? डेरिवेटिव मार्केट का ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंट ओपन इंटरेस्ट के डिवीजन हो जाते हैं ताकि कोई मार्केट कॉर्नर ना करे। जी। सो ऑलवेज देयर शुड बी अ वाइड स्प्रेड इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टर्स। जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा, अगर फ्यूचर में एक ही पार्टी है और वही बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको एक गलत अनुमान लग सकता है कि ये यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है। तो एक्सचेंज और सेबी ये करते हैं कि उसमें एक लिमिट डाल देते हैं, और ये जो लिमिट है अमित जी, ये फ्लोटिंग स्टॉक में लगती है, मतलब जो स्टॉक पब्लिक के पास है, या इस पे लगती है जो टोटल स्टॉक है प्रमोटर पब्लिक सबको मिला के? ये प्रमोटर्स का स्टॉक हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। अच्छा, सिर्फ जो पब्लिक के पास ये स्टॉक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता था शॉर्ट सेलिंग के बारे में।
अब आपने रोलिंग सेटलमेंट की बात किया, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि जब आपके पास 5 दिन थे, आपने पहले दिन पे शॉर्ट कर दिया या पहले बेच दिया, 5 दिन में आपने 5 दिन के पहले खरीद लिया। ये रोलिंग सेटल में शॉर्ट जो है सिर्फ कैश मार्केट में डे पर डे ही हो सकता है, क्योंकि आपने जैसे कहा पहले दिन की सेटलमेंट दूसरे दिन की सेटलमेंट के साथ नहीं जुड़ सकती। बिल्कुल ठीक है आपने, ये जो शॉर्ट सेलिंग है वो सिर्फ डे में ही हो सकती है, और उसमें भी 2 चीज़ें हैं कि कैश मार्केट में भी 2 मार्केट हैं एज पर द रेगुलेशंस। एक है नॉर्मल कैश मार्केट, एक है ट्रेड फॉर ट्रेड मार्केट। ट्रेड फॉर ट्रेड में इवन इफ इट इज इन द कैश मार्केट आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। अगर आप बेचेंगे तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, और अगर आप खरीदेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमने ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट, पोजीशन लिमिट्स, इन सब के बारे में आज बात की। शॉर्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मगर पूजा जी हमारे साथ जयपुर से हैं, उनके पास एक सवाल है, ये जो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। पूजा जी नमस्कार, अर्ज कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं